Hello everyone, welcome to GS Booster Short, your daily dose for GS preparations. In our today's lecture, we're going to discuss a very important topic, that is the urban flooding, or you can also call it as urban deluge. Through this very lecture, I am covering important debates of the Sunset TV, along with this certain important data from NDMA site and Niti Aayog's report on reforms for urban planning. This very topic is related to GS paper 3, disaster management, environmental pollution and degradation. Before we start on with the lecture, I'd like to reiterate the purpose of this very series. Ask any topper and he will tell you that it is a myth that in order to succeed in UPSC examination, you need to cover up everything in under the sun. Basically, the key lies in covering all the important topics in depth, because it hardly matters. You may know 1,000 current affairs. However, if you haven't gone in depth of those 300 current affairs, you will not be able to answer any question. And for this very purpose, we cover up any issue, every issue of importance in depth and provide you with perspective and important terms that you can use in your GS answers to make them more attractive and more marks worthy. So, let us see the context for this thing. Recently, Chennai is facing these flooding situations and has received huge amount of rains. So, urban flooding has become a recurrent phenomena over the past few years. And this is not just in the context of India, but entire world. Urban cities are facing this very problem. For example, certain notable examples are the urban floods of Hyderabad of 2020. In Chennai also, in 2015 only, Chennai went through this very flooding situation. Then there is example of Mumbai that happens over a period of time generally, and examples of Kerala are in front of us. Now, अर्बन एरियाज के अंदर बेसिकली रूरल एरियाज के मुकाबले ज़्यादा फ्लडिंग की इंटेंसिटी होती है. उसका कारण क्या है? बिकॉज अर्बन एरियाज के अंदर डेवलप्ड कैचमेंट्स होती है. डेवलप्ड कैचमेंट्स का मतलब है कि कंक्रीट जंगल जब हम बोल देते हैं ना अर्बन एरियाज को, ज़्यादातर एरिया डेवलप्ड रहता है. उसके कारण क्या होता है? बेसिकली फ्लड पीक्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है 1.8 to 8 टाइम्स एंड फ्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है अप टू 6 टाइम्स. फ्लड पीक्स क्या है? किसी भी एरिया के अंदर एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितना पानी उसके अंदर जा सकता है, एंड जब वो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाता है तब उससे ज़्यादा वो पानी रिटेन नहीं कर सकता, फ्लड आ जाती है. एंड इन केस ऑफ अर्बन एरियाज जो कैरिंग कैपेसिटी है ड्यू टू डेवलप्ड कैचमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंड जब थोड़ा भी ज़्यादा पानी आ जाता है तो वह फ्लड का रूप ले लेता है एंड वह इंटेंसिटी उसकी इनहैंस हो जाती है 1.6 टू अप टू 8 टाइम्स. एंड उसी रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है, फ्लड की वॉल्यूम भी हमें ज़्यादा लगती है अप टू 6 टाइम्स जो उसका इम्पैक्ट है. कॉन्सिक्वेंटली the flooding occurs very quickly in urban areas due to faster flow times. फास्टर फ्लो टाइम्स क्या है? एक एरिया से दूसरे एरिया तक कितना टाइम लगेगा वाटर को ट्रैवल करने के लिए. अर्बन एरियाज में ये बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है एंड देयरफॉर फ्लडिंग बहुत जल्दी हो जाती है. फ्लैश फ्लड्स जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं एंड देयरफॉर लोगों को संभलने का टाइम भी नहीं मिलता है. नाउ अर्बन फ्लडिंग को बेसिकली इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है क्योंकि ये हमारे देश के इकोनॉमिक सेंटर्स को इम्पैक्ट करता है, एंड इकोनॉमिक सेंटर्स का वायबल रहना 24/7 ज़रूरी है अगर हमारी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है. तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ रीजनल या नेशनल लेवल पे होता है, बट इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, बॉम्बे जैसा जो इकोनॉमिक हब है जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलता है, एंड वहां पे अगर सब कुछ ठप हो जाए बिकॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग और समथिंग, देन जो पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइज्ड है, अगर इंडिया की मार्केट शट होती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है. बिसाइड्स दिस, इससे जान माल का भी नुकसान होता है. अर्बन फ्लडिंग के अंदर ऑफ लेट वी हैव सीन द नंबर ऑफ लाइव्स आर बीन लॉस्ट. बिसाइड्स दिस, इससे डिजीजेस, फ्लड रहने तक और उसके जाने तक की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सच एज मलेरिया के इश्यूज शुरू हो जाते हैं एंड वेरियस अदर इश्यूज. So this is why this topic has become extremely important. और यूपीएससी के अंदर आपको अब आपसे फ्लड्स नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे अर्बन फ्लड्स के बारे में. नाउ क्या सिर्फ
मॉनसून जो कि एक मेजर रेन ब्रिंगिंग फैक्टर है हमारी कंट्री में, वही रिस्पॉन्सिबल है अर्बन फ्लडिंग के लिए? नो, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं? लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉर्म सर्जेस अफेक्टिंग कोस्टल सिटीज, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एवरी ईयर वी सी यहाँ पे स्टॉर्म्स आती हैं एंड इनके आसपास बसे हुए जो हमारे सारे अर्बन एरियाज हैं वे फ्लडेड हो जाते हैं। देन sudden release or failure to release water from dams also have a severe impact. केरला फ्लड्स के अंदर इसका एक मेजर रीजन रहा है क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ फॉरकास्टिंग के चक्कर के अंदर डैम्स का वाटर हाई अपनी कैपेसिटी तक रखा जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बीन रियलाइज कि अब ये ओवर होल्ड नहीं कर सकता एंड एट दैट वेरी सिचुएशन व्हाइल द अर्बन एरियाज इज ऑलरेडी फ्लडेड, उस टाइम पे डैम के गेट्स को खोला जाता है क्योंकि अगर उस डैम के गेट को नहीं खोला गया तो वह डैम के ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड देयरफॉर ये सिचुएशन को और भी ज्यादा एग्रीवेट कर देता है। देन urban heat island effect also results in increased rainfall over urban areas. अर्बन हीट आइलैंड, ये एनडीएमए की साइड पे जाएंगे तो ये मेंशन्ड है वहां पे। सो अर्बन हीट आइलैंड होते क्या हैं? ना अर्बन एरियाज के अंदर बेसिकली हीट ज़्यादा जनरेट होती है ड्यू टू मोर इंडस्ट्रीज, मोर व्हीकुलर एमिशंस, देन कॉन्क्रीटाइजेशन, बेसिकली सारी रोड्स ब्लैक है, सब कुछ, सबके अंदर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। उससे क्या होगा, जो एयर मास है अर्बन एरियाज के ऊपर वह वार्म हो जाएगा, विल लीड टू इंक्रीज्ड इवेपोरेशन। ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वाटर वेपर को उसको रेस्ट करने की भी सिचुएशन मिल जाती है एंड ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होएंगी एंड देयरफॉर द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मोर रेन्स इन अर्बन एरियाज इज मोर। देयरफॉर डेटा हैज शोन दिस थिंग, डाउन टू अर्थ ये कहता है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल होती है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज दीस डेज। देन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑलरेडी देयर है। इससे रिजल्ट क्या हो रहा है? अब रिजल्ट ये होता है कि वेदर पैटर्न्स हैव चेंज इन सच ए मैनर दैट देयर इंक्रीज्ड एपिसोड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी रेनफॉल अकरिंग ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं कि रेनफॉल स्प्रेड नहीं होती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब रेनफॉल एकदम से ही ज्यादा रेनफॉल एक टाइम पे ही हो जाती है। चेन्नई के कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है कि एक ही महीने के अंदर पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रेन ने। Now, then the threat of sea level rise is also looming and threatening over coastal areas, and therefore these are the multiple factors which contribute to urban flooding, and it is just not monsoons. Now, urban flooding के reasons multifaceted हैं। अब हम बात कर रहे हैं human induced reasons की। अब ये कौन से reasons हैं? Number one is unregulated expansion of urbanization in peri-urban areas. पेरी अर्बन एरियाज क्या होते हैं? एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है। ये जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया के बीच में जो ट्रांजिशन का एरिया है इसे कहा जाता है पेरी अर्बन एरियाज। सो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं शहर बढ़े जा रहे हैं, अपने अपनी पेरिफेरी में बढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन आई जा रही है, यहाँ पे अनरेगुलेटेड बेसिकली डेवलपमेंट हो रही है। अब इससे क्या होता है, जो एक ड्रेनेज बेसिन होता है, आप देखेंगे शहरों में रिवर्स होती हैं, शहरों के आसपास रिवर्स होती हैं, छोटी सी रिवर जा रही है लेकिन इतनी बड़ी खाई सी बनी हुई है, इसे कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ये खाई क्यों बनी हुई है? बेसिकली इस रिवर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने कोर्स से इस खाई को बनाया है। जब किसी सिनेरियो के अंदर ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी उस सिनेरियो के अंदर दिस वुड बी हेल्पफुल। लेकिन हुआ क्या, जब पेरी अर्बन एरियाज में जब लोग आए, नाउ ये एरिया तो आपको वेकेंट दिखता है एंड इस एरिया की कॉस्ट भी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू लैंड कॉस्ट, सो पीपल सेटल डाउन ओवर देयर हियर एंड देयरफॉर यहां पे इंक्रोचमेंट हो जाती है एंड अनरेगुलेटेड एरिया में जब कभी ज्यादा डिस्चार्ज होना होता था रेन का, जो एरिया में जाता है वहां पे अब पॉपुलेशन बस चुकी है। देयरफॉर नीति आयोग ने नोट किया है अपनी रीसेंट रिपोर्ट में, दैट इज रिफॉर्म्स ऑन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया 2021, कि मास्टर प्लान्स जो सिटीज के बने हुए हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज वन रीजन। देन इनएडिक्वेट इंफ्रा, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है अभी तक बने हैं, पास्ट में जो डिजाइन था वो 12 से 20 mm के लिए बने हुए थे। अब कैपेसिटी इनकी इनहैंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ज्यादा रेन हो जाती है तो दीज जनरली गेट
ओवरवेल्म्ड इजीली। बिसाइड्स दिस इनकी मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से नहीं होती, देयरफॉर जो इनकी कैपेसिटी है वो भी ये पूरी नहीं डिलीवर कर पाती। दिस इज अनदर इशू। देन इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, कंस्ट्रक्शन की जो डेब्रिस है ये सब ड्रेन्स के अंदर चली जाती हैं एंड ड्रेन्स की कैपेसिटी इससे कम हो जाती है। एब्सेंस ऑफ ओवर बैंक फ्लो नेटवर्क्स। अब ओवर बैंक फ्लो नेटवर्क्स बेसिकली क्या है? पॉपुलेशन, कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी शहर है, ज़्यादा वो किसी ना किसी रिवर के आसपास बसते हैं। नाउ अब रिवर क्या ओवर बैंक होता है कि रिवर कितनी ऊपर तक जा सकती है। जब फ्लडिंग का क्या सिनेरियो होएगा? जब उस ओवर बैंक से वो बाहर चली जाएगी रिवर, उस केस के सिनेरियो के अंदर क्या होना चाहिए था? नेटवर्क्स बने होने चाहिए रिवर के आसपास, ताकि जब ओवरफ्लो हो जाए किसी ऐसी सिचुएशन में तो उस नेटवर्क के थ्रू पानी कहीं और लेके जाया जा सके। ऐसे नेटवर्क्स हमारे देश में हमने नहीं बना रखे हैं। देन लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन अ सिटी। किसी भी सिटी में जो रोड ओन करी जाती है वो वेरियस एजेंसीज ओन करती है, जैसे कि पीडब्ल्यू की भी कुछ रोड होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिफेंस, रेलवे। जिन जिन अथॉरिटीज की रोड है उसके अंदर जो ड्रेन डलेगी वो भी उन्हीं अथॉरिटीज की है। एंड ये सब अथॉरिटीज अपने अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रेन्स को डालते हैं, तो कोई भी अलाइनमेंट नहीं बन पाता किसी भी ड्रेन का। पानी ने ये नहीं देखना कि पानी की आपकी ड्रेन्स कैसे चल रही हैं, पानी अपने बहाव से जाएगा एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि यहां पे ड्रेन्स का अलाइनमेंट हो। देन लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड एरियाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एरिया के अंदर कोई भी शहर किसी ना किसी वाटर सोर्स के आसपास बसे हुए हैं। नाउ शहरों की कैपेसिटी तो बढ़ रही है, विच मीन्स लोग ज्यादा पानी यूज करेंगे एंड डिस्चार्ज भी होएगा, लेकिन डिस्चार्ज कहां करेंगे? जो वाटरशेड एरिया है उसमें डिस्चार्ज होता है। जैसे जब ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली रोड्स को एक्सपैंड करने की जरूरत होती है, लेकिन हमने कभी अपने वाटरशेड एरियाज को एक्सपैंड करा ही नहीं, लेकिन पानी तो और ज्यादा आ रहा है, इसलिए देयर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड एरियाज एंड इस करके अर्बन फ्लडिंग की भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब नीति आयोग ने जो 2021 के अंदर रीसेंट रिपोर्ट निकाली है वह क्या कहती है? बेसिकली नीति आयोग नोट्स दैट अर्बन प्लानिंग हैजंट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द कंट्री। स्मॉल और मीडियम टाउन्स ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा इनएडिक्वेट प्लानिंग है। ट्रांसफर ऑफ प्लानिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैपन। जो प्लानिंग है वो स्टेट लेवल के ऊपर हो रही है, लेकिन जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसे ज्यादा नॉलेज होएगी अपने एरिया के अंदर कहां से पानी आना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रांसफर हुआ नहीं है तरीके से। इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट सेक्टर अंडर डेवलप्ड। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का यूज होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड इसको मैनेज कैसे किया जाए इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन एक इकोसिस्टम नहीं बना, इसको फाइनेंशियली वायबल एक मॉडल नहीं दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर आके कैसे अपने कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता है। नीति आयोग ये नोट करता है कि आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर। 11% ग्लोबल अर्बन पीपल आज इंडियन सिटीज में रह रहे हैं। 2030 तक प्रोजेक्टेड है कि हमारी 73% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी और देश का तकरीबन 50% हिस्सा अर्बन हो जाएगा। एंड देयरफॉर वी कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इशू इज। अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया देन वी फॉल एट द रिस्क ऑफ पुटिंग ऑल दी 73% पीपल एट रिस्क। नाउ गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सम ऑफ द नोटेबल एक्शंस आर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है अर्बन फ्लडिंग के लिए, ये देखते हुए कि कैसे इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम इंसिडेंट्स। देन मैनुअल ऑन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं सिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ के अंदर भी रिसेंटली अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लॉन्च होने वाला है। बेसिकली पूरे शहर को कैमरा से कवर करके कहीं पे भी कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन या कोई कमांड देनी हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहां पे जाके दे सकते हैं। कोविड टाइम्स के अंदर भी ये काफी काम आए हैं। देन recommendations क्या हैं? वे फॉरवर्ड जानना बहुत जरूरी है in order to make our answers more attractive. Number one is
Need for calamity map of all important cities with vulnerable indices. जो भी important cities हैं जहां पे ज़्यादा probability है कि यहाँ पे storm आ सकती है या फिर sea water के rise हो सकता है, वहाँ का calamity map बनाया जाए। ये देखा जाए कि भैया यहाँ पे कब कब आ सकती है, कितनी possibility है यहाँ पे ऐसे कोई natural disaster होने की। रियल टाइम साइक्लोन मॉनिटरिंग ये चलती है हमारे आज कंट्री के अंदर। इसी करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जब भी साइक्लोन स्ट्राइक कर रहे हैं आजकल पहले ही 24 घंटा 48 आवर्स पहले ही वार्निंग्स आ जाती हैं। फ्लड फॉरकास्टिंग ऑफ मेगा सिटीज शुरू करने की ज़रूरत है। फॉरकास्टिंग एंड रिजर्वेयर मैनेजमेंट, डैम मैनेजमेंट की आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्बन लैंड यूज प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यूजिंग GIS based master plan, so global information system। बेसिकली अब हम मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं कि अपनी एक मैपिंग बनाई जाए, अर्बन प्लानिंग उसके तरीके से करी जाए कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी टाइम पे ज़्यादा भी रेनफॉल हो सकती है। यूजिंग ग्लोबल फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बाय नासा फॉर माइक्रो लेवल प्लानिंग। अर्बन बेसिकली आपको ये देखना है कि पानी को कैसे ड्रेन किया जाए, एंड इस करके आपको माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैपेसिटी है किसी भी सिटी के अंदर। नासा ने ये सिस्टम बनाया है, दैट इज ग्लोबल फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। दिस कैन बी यूज्ड। देयर इज नीड फॉर सस्टेनेबल ड्रेनेज डिजाइन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ड्रेनेज सिस्टम का अलाइनमेंट नहीं है, इसकी ज़रूरत है। बैलेंस्ड रिमूवल ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ताकि जब फ्लड्स की कोई सिचुएशन आए तो जान माल का नुकसान ना हो, लाइवलीहुड लॉस ना हो, लोगों की हेल्थ हैजर्ड्स ना बढ़े। लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान फॉर मेट्रोज टू प्रिवेंट डिजास्टर। नीड फॉर रीजनल प्लानिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड नॉट इनफ कि आप सिर्फ एक सिटी के लिए प्लानिंग करें। इन केस ऑफ केरला वी हैव सीन कि आपको स्टेट के आसपास के रीजन्स को भी प्लान करना पड़ेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ताकि ऑल ऑफ अ सडन आपके यहाँ पे डिस्चार्ज वाटर का ना हो। एंड देयरफॉर जस्ट minimalistic planning would also not be enough. You need micro planning and macro planning as well. Then use of citizen science to assess where the problems are concentrated and where it affects more. Citizen science क्या है? Citizens को basically इस process के अंदर incorporate करना। Citizen आपको opinion ज़्यादा better दे सकते हैं कि कहाँ पे शहर के किस किस हिस्से पे flooding की ज़्यादा problem है, drainage कहाँ पे ज़्यादा choke हो रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा flood आने के chances हैं, और आ गए तो कौन कौन से लोग vulnerable sections ज़्यादा harm होते हैं और किस किस तरीके से harm होते हैं। Then lastly, scrupulous following of NDMA guidelines. Now, this would be all from my side. This thing covers up this topic holistically. I am also providing you with the PDF of this very lecture. Should you have any doubts, feel free to put your doubts in the comment section. I'd be more than happy to reply to them. Thank you and have a nice day.